Morning students. So now we are start our today's class in the subject of political science, and today we are start our new topic which is the procedure. और संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या कार्यविधि था, किस प्रोसीजर से वो काम कर रहे थे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मोस्टली अगर हम लोग देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, हमने बहुत चर्चा की इसके ऊपर। काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स में थे और हर बात पे इनकी असहमतियाँ थी, हर बात पे ये एक दूसरे के विरोध में थे। हर बात इन द सेंस कि कोई किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि वो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के अपने अपने डायरेक्शन के हिसाब से नेशनल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते थे, अपने अपने आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से। तो थोड़ा एक दूसरे के बीच में, इन लोगों में एक दूसरे के बीच असहमतियाँ थी। अब देखिए जिसमें इसमें सबसे पहले ये कैसे काम कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 8 कमेटियाँ बनाई गई थी इसमें, और मोस्टली इन 8 कमेटियों की जो अध्यक्षता थी, यानी जो ये 8 कमेटियाँ बनी थी, इनको जो लीड कर रहा था उसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर, ये ही लोग इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। अब इनकी आइडियोलॉजीज़ और इनके आइडियाज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इसमें से जितने लोग थे वो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। अब जैसे इसमें अंबेडकर जी को देखा जाए तो कांग्रेस को लेकर के और महात्मा गांधी को, अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा उनके आलोचक थे, उनके अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये एक फॉरवर्ड हिंदूज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस, और गांधी जी हमेशा फॉरवर्ड हिंदूज़ के सपोर्ट में रहते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लेकिन इसके बाद भी संविधान को लेकर के जब भी कोई प्रश्न उठता तो काफ़ी बड़ी चर्चाएं होती, काफ़ी डिबेट होते। जब भी इसके प्रावधान या प्रारूप बनाए जाते तो इन सारे प्रावधान और प्रारूप को पटल पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ले आकर के डिबेट के साथ इन प्रावधानों को बनाया था। ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई किसी असेंबली, कोई किसी जिसे हम कहते हैं कि जो 8 कमेटियाँ बनी हैं, अगर कोई किसी कमेटी का को लीड कर रहा है, उसका प्रेसिडेंट है, तो उस कमेटी के प्रोविजंस को अपने हिसाब से ही लॉन्च कर ले। तो ऐसा नहीं था, बल्कि हर कमेटी अपने इशूज़ को जो उनके सामने आते थे इशूज़, उस पर डिस्कस, उसमें सब कमेटी के लोग डिस्कस करते थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस करती थी, और फिर जो डिसीजन निकल करके आता था वो सर्वमान्य होने पे ही स्वीकार किया जाता था। तो ये प्रोसीजर था इसका। कोई क्वेरी भी होती थी तो उसको रिटेन फॉर्म में डिस्कस किया जाता था, उसका आंसर दिया जाता था। तो इस प्रकार टोटल 2 ईयर 11th मंथ के टाइम पीरियड में संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी बैठक चली, और ये बैठक 166 डेज टोटल काउंट किया जाए तो 166 डेज चली। और इस पे डिस्कशन के लिए साधारण जनता को भी, मतलब कॉमन पीपल को भी छूट था, वो भी डिस्कस कर सकते थे। अखबारों के माध्यम से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसीजर हम जाने कि किस प्रोसीजर से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इसमें है सीधी सी बात कि ये जो संविधान बनी, संविधान को बनाने के पीछे ताकत कहाँ रही, किन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के ऊपर इस संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि बहुत ही डाइवर्सिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और कोई एक आम सहमति तो बन नहीं सकती थी इसके पीछे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना रहे हैं तो एक जनरल वैल्यू को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, ऐसा नहीं हो सकता था। कारण ये था कि बहुत ही डाइवर्स हमारी कंट्री है, और ये डाइवर्सिटी अलग, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से ज़बरदस्त तरीके से अलग है। तो इनको एक साथ रखने के लिए हमें एक ऐसा लचीला संविधान, लिबरल संविधान बनाना होगा कि किसी का हित किसी के लिए अहित न बने, यानी कि कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी के राइट्स से प्रभावित न हो, इन्फ्लुएंस न हो, उससे उसको तकलीफ न हो। तो ये सारी चीज़ों को लॉन्च करना था, देखना था। और क्या प्रिंसिपल रहे, ये पूरा संविधान कैसे बने। तो इसका सबसे बड़ा, अगर हम देखा जाए, मोटिव देखा जाए, तो ये नेशनल मूवमेंट में ही हम बहुत पहले इसको डिक्लेयर कर चुके थे कि हमें कैसा संविधान चाहिए, हम कैसा संविधान बनाएंगे। यानी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसी समय हमारे जो नेशनल लीडर्स थे,
नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया था कि किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए और किन वैल्यूज़ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, यानी कि पूरा भारत एक रहेगा और इनइक्वलिटी नहीं रहेगी, सबके जनता के पास राइट्स रहेंगे, एक सुपर पावर डेमोक्रेटिक कंट्री हम बनाएंगे, डेमोक्रेसी का पावर मतलब डेमोक्रेसी में हम शक्तिशाली रहेंगे, शक्तिशाली रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि वो किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस होकर के आगे जाकर के लोकतंत्र खत्म हो जाए हमारे देश से। तो लोकतंत्र के वैल्यू को बहुत ही महत्व देंगे। ये इन प्रिंसिपल्स के आधार पे, ये प्रिंसिपल्स नेशनल मूवमेंट के दौरान ही तय हो गए, तो इसी प्रिंसिपल्स के आधार पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। और इसका सबसे बढ़िया एक रेफरेंस है तो देखिए 1946 में जब उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि इसे एम्स ऑफ द असेंबली भी कहते हैं और हिंदी में से उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जब ये डिफाइन किया गया तो इसमें क्लियर किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो सभी के इंस्पिरेशंस को, वैल्यू को इंटीग्रेट करके बनाया जाएगा। यानी जितनी भी डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है, सारी डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उनके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि भारत देश में हमारे साथ थोड़ी सी भी पार्शियलिटी हो रही है। तो इस प्रकार और सबको इसी प्रस्ताव के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी और उसके बाद हमारी आइडेंटिटी, यानी कि इंडियन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइडेंटिटी, इन सभी चीज़ों को रखा गया और सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते ये सारी चीज़ें बहुत ही वैल्यूबल हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, सिर्फ रूल बुक नहीं है कि नियम है उसको फॉलो करना है, बल्कि हमको ये बताता है कि हम किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बना करके इस दुनिया में एक